हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इंक्लूडेड इसलिए हैं क्योंकि उसमें कम टॉपिक होते हैं और एक ही सेक्शन को अगर हम लें तो उसमें कम ही क्वेश्चन मिल पाएंगे, इसलिए दोनों को कर रहे हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर मात्रा में कुछ क्वेश्चन हो जिसको हम कर सकें। तो डेली बेसिस पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और 11 से लेकर के 24 तक को हमने टारगेट करा हुआ है। आज का सेशन 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें कि सीटेट पेपर 2 के लिए जो लोग भी साइंस मैथ जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको कंप्लीट जो सिलेबस है सीटेट पेपर 2 का उसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया जा रहा है थ्योरी और प्रीवियस ईयर पेपर। तो एग्ज़ाम के दौरान हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको और भी आपके जैसे लोगों को हेल्प हो पाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत परिपथ। पहला ही क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है। एक विद्युत परिपथ है, इस प्रकार लगाया गया है कि बैटरी का धनात्मक टर्मिनल B1 से, यहाँ पे 4 आपका नहीं रहेगा, B1 से जुड़ा है। B1 क्या है, बल्ब है, ठीक है। धनात्मक टर्मिनल है वो क्या जुड़ा है, B1 से जुड़ा है जो कि बल्ब है, और B2 से जुड़े प्रतिरोध R से जुड़ा है। अंततः बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से एक यहाँ पे धनात्मक टर्मिनल है और यहाँ पे एक ऋणात्मक टर्मिनल है। तो यहाँ पे ये जो जुड़ा है ये B1 बल्ब से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इसी तरीके से एक रजिस्टेंस से जुड़ा है, B2 से जुड़े प्रतिरोध R से जुड़ा है। जो बल्ब यहाँ पे एक दूसरा बल्ब जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे एक रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, अंततः बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। यहाँ पे फिर ये ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों जो क्या है, बल्ब जल रहे हैं। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए, आपको पता है V = IR होता है, ठीक। जैसे ही R का मान इंक्रीज होगा तो यहाँ पे करंट का मान डिक्रीज होता है, और जब करंट डिक्रीज होगा तो बल्ब का जो दीप्ति होगा कम होगा, यानी कि बल्ब में जो प्रकाश होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे B1 और B2 दोनों का प्रकाश कम हो जाएगा। थर्ड करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि दोनों क्या हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो दोनों के लिए कम होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो दोनों के लिए बढ़ेगा और करंट दोनों के लिए कम होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन दिया हुआ है कि डॉक्टरी तापमापी यानी कि थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बात करेक्ट है, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है वो 35 से कम नहीं होता और 42 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसके बीच ही ये जो परिसर होता है डॉक्टरी थर्मामीटर का, इसीलिए 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, ठीक। तो पहला तो सही हो गया। सेकंड है प्रयोगशाला तापमापी यानी कि जो थर्मामीटर होता है जो लैब में यूज़ करते हैं उसका जो रेंज होता है, परिसर होता है, वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस प्लस 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी सही है क्योंकि ये जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है ये इसलिए ज़्यादा रेंज का होता है क्योंकि ये प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए नहीं कि ह्यूमन टेम्परेचर के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इसका दोनों का रेंज आपका पेपर में भी पूछ सकता है कि कितना होता है। तो ये दोनों हमने अच्छे से थ्योरी में पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, कथन फर्स्ट तथा कथन सेकेंड दोनों सही है, फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है। मतलब कि जहाँ पे आग जलती है या फिर गर्मियों में आप देखेंगे हवा जो होती है गर्म चलती है और ठंडी में जो हवा होती है ठंडी चलती है। तो कहने का मतलब यही है कि हवा जो होती है ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठती है, ठीक है। जब गर्म हवा हो जाती है तो वो कहाँ ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे, जैसे हमने पढ़ा था सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, उसमें होता है, ठीक। हवा पार्श्व से आकार इसका स्थान ले लेती है, ठीक। जो हवा का जो ठंडा जो हवा होती है वो जो
गर्म हवा का स्थान ले लेती है, क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटर से भी गर्म होती है। तो हवा जो होती है, कहीं पे हीटर चल रहा है तो वहाँ पे भी गर्म हवा हमें मिलती है। यह कौन सी प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया संवहन होती है। और आपको पता है, हमने जो पढ़ा था कि हीट ट्रांसफ़र होने की जो कितनी प्रक्रिया होती हैं, 3 प्रक्रिया होती हैं। एक तो होता है सॉलिड में, एक होता है लिक्विड में, एक होता है गैस में। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है, चालन होता है। और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड जो संवहन होता है, संवहन में आपको मीडियम की आवश्यकता होती है। और लिक्विड और गैस दोनों में होता है। और यहाँ पे विकिरण जो होता है, इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, संवहन बनेगा। फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो इस पर ध्यान देंगे कि संतुलित बल काम कर रहा होता है। कोई भी चीज़ अगर आराम से किसी टेबल पे, बेंच पे रखी हुई है, तो वहाँ पे संतुलित बल का जोड़ा कार्य कर रहा होता है। तो यहाँ पे संतुलित बल कार्य करेगा। फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे दिया है, भारी अनाजों से भूसा उसाई द्वारा अलग किया जाता है। आपको पता है कि जैसे कि कोई भी अनाज है जिसमें भूसा सहित वो अनाज रखा हुआ है, तो उसको अलग कैसे करते हैं, उसाई द्वारा। तो भारी जो अनाज होते हैं उससे भूसा उसाई द्वारा अलग किया जाता है। फर्स्ट करेक्ट हो गया। दूसरा है, विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर अनाज है उसमें भूसा भी है, कंकड़ भी है और दूसरे भी अनाज मिक्स हैं, तो कई जब सारी चीज़ें इसमें हैं तो सिर्फ चालन और निस्यंदन द्वारा ही नहीं सही करते, यहाँ पे उसाई का भी यूज़ करते हैं और भी सारी प्रक्रिया यूज़ करते हैं। तो सिर्फ 2 ही प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कणों को अलग नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड तो आपका करेक्ट नहीं हो पाएगा, फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दिया है कथन सेकेंड सत्य है। राइट आंसर कहाँ पे है, कथन फर्स्ट तथा कथन फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ दिया है, कथन फर्स्ट सत्य है, कथन सेकेंड असत्य है। तो फोर्थ आपका करेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में द्रव। तो स्थिर अवस्था में जब द्रव रखा रहता है, तो आपको पता है कि जिस भी बर्तन में रखेंगे, अगर आप किसी टोकरी में रख रहे हो तो वो उस स्थान को ले लेगा, ग्लास में रख रहे हो तो वो उसके स्थान को घेर लेगा। ठीक है, और अगर किसी थाली में रख रहे हो तो वो थाली के स्थान को कवर कर लेगा। तो कहने का मतलब कि वो हर जगह पे, अगर यहाँ पे आप रख रहे हो तो हर जगह पे प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे रख रहे हो तो हर जगह पे प्रेशर लगाएगा, और यहाँ पे रख रहे हो तो हर जगह प्रेशर लगाएगा। कहने का मतलब कि केवल वो नीचे दिशा में दबाव डालता है, नहीं, केवल वो फर्श की ओर दबाव डालता है, नहीं, सभी दिशाओं में दबाव डालता है। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये से जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उस बर्तन में आकार ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो सभी दिशाओं में अपना दबाव डालता है। ठीक है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो समतल दर्पण में आपको पता है कि जब आप मिरर देखते हो तो आपका जो इमेज होता है वो आपके तो बराबर ही बनता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप जितने बड़े हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपका इमेज बन जाता है। तो इमेज तो आपके बराबर ही बनता है, पार्शली उल्टा बनता है, मतलब आपका लेफ्ट जो होता है मिरर में राइट दिखता है। ठीक, और आभासी बनता है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, राइट आंसर बनेगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो जितनी दूरी पर आप, जैसे यहाँ पे मिरर है, तो जितनी दूरी पर आप मिरर से खड़े हैं उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। तो सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड है पार्श्व प्रतिलोमित, यानी कि लेफ्ट का राइट दिखता है और प्रतिबिंब आभासी होता है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट में दिया हुआ है तो फर्स्ट राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ दिया है, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। ठीक, सही बात है। दूसरा दिया है, सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है, ये भी सही है। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों तो सही है, लेकिन
हमें पूछा क्या है, उदाहरण के तौर पे हमें पढ़ना है। और फिर यहाँ पे दिया है ऑप्शन दिया है कि सेकेंड एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे अगर परिवर्तन की बात करें तो सभी केमिकल यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में एक न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, नया पदार्थ बनता है। और आपको पता है जब भोजन खराब होता है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया रिएक्ट करके कुछ नई चीज़ें बना देते हैं जिससे कि दुर्गंध उत्पन्न होती है। तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि भोजन क्या दूसरा कुछ तो नहीं, रिएक्ट करके वहाँ पे रिएक्शन नया बनता है। और वही हमें ज़रूरत है रिएक्शन मतलब केमिकल यानी कि रासायनिक परिवर्तन के लिए कि नया सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है तो इसलिए केमिकल रिएक्शन पहला हो गया। दूसरा जो होता है वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन इसलिए होता है। अब हम बोलेंगे कि सेव क्या अमरूद थोड़ी बन जाएगा, सेव ही रहता है, लेकिन वहाँ पे रिएक्ट करके वो क्या कर देता है, एक नया सब्सटेंस बना देता है जो कि ब्राउन कलर का सेब के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि भूरा या येलो कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाता है, तो वहाँ पे भी एक नया सब्सटेंस बनता है। और चींटी जहाँ पे काटती है वहाँ पे हम कैलामाइन यूज़ करते हैं जो कि रिएक्ट करके उस एसिड को एक लवण में चेंज कर देता है जिससे हमें आराम मिलता है। तो वहाँ पे भी एक नया सब्सटेंस बनता है। तो तीनों क्या है, केमिकल यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है, बची हुई राख को अशुद्ध जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस में डालने पर वह परीक्षण करेगा कि, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वायु में दहन करेगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो कि क्षार है, क्षार। तो क्षार लाल से नीला कर देता है, तो 6 लाल को नीला कर देगा। यहाँ पे लाल को नीला कहाँ पे हो रहा है, तो लाल लिटमस नीला हो जाता है और नीला नीला ही रहेगा क्योंकि उसका क्षार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, कारण दीजिए। तो यहाँ पे कारण क्या देंगे हम कि तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है, तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है, जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है, अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका थर्ड बनेगा, केवल सेकेंड। यहाँ पे तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील होता है, तो सेकेंड आपका राइट है। और यहाँ पे थर्ड में दिया है केवल सेकेंड, तो थर्ड करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।